तो प्रीवियस टॉपिक क्या था हमारा, आईपीओ एज एन रिटेल इन्वेस्टर। अब बारी केस की है आज के टॉपिक की शुरुआत करने की। वो कौन सा है हमारा, सेकेंडरी मार्केट। चलिए तो आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। मेरा नाम है यश। मैं यहाँ पे आया हूँ आज आपको सिखाने के लिए क्या होता है स्टॉक मार्केट। कुछ बेसिक चीज़ें आप समझ चुके हो अभी तक क्या होता है स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब चलिए, हमने किस में गए थे, आईपीओ के अंदर, कि आईपीओ क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आईपीओ के बाद का प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होता है, हमेशा सेकेंडरी मार्केट्स के अंदर। अब सेकेंडरी मार्केट क्यों जरूरी है, कि मानिए आपने आईपीओ में पैसा लगाया था 100 रुपए की एक बेस प्राइस ही, जहाँ पे आईपीओ का इश्यू साइज आया था और आपने लगाया था, आपको आईपीओ लग गया। अब आपको प्रॉफिट कैसे होगा, इसी के बारे में डिस्कशन करना है हम लोगों को, कि पैसा आप कैसे कमाओगे या कोई और कैसे कमाने वाला है। तो ये होगा कहाँ पे, बेसिकली सेकेंडरी मार्केट पे। सेकेंडरी मार्केट की शुरुआत करते हैं आज। चलिए, सबसे पहला क्या है, अब सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी जगह है ना, कोई एक बेस समझ लीजिए, कोई एक बड़ी सी मार्केट, एक ट्रेडिंग होने वाली जगह समझ लीजिए। सिंपल सी एग्जांपल, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी की ऐसी जगह है जहाँ पे आप या कोई भी जाए, आपको है ना बाय या सेल, मतलब कि आप सब्जी शायद बेच भी सकते हो या सब्जी जाके खरीद भी सकते हो। तो सेकेंडरी मार्केट में ना उसी तरह की जगह है। कैसी जगह है, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। लेकिन किसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। सपोज कीजिए कि आपको आईपीओ लग चुका था, अब आप कंपनी लिस्ट हो चुकी है एक्सचेंज पे। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बारी है। किस तरह से, कि सपोज कीजिए कि 100 रुपए का इश्यू साइज था। अब जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं ना, सेलर्स क्या होते हैं, सेलर्स का है ना एक इंटेंशन होता है हमेशा कि जो मैंने भाव पे खरीदा है ना, मैं उससे हमेशा महंगे प्राइस पर ही बेचूं, सस्ते पे निकलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलिए, हम दोनों को 100 रुपए पे इश्यू साइज लग चुका था, आईपीओ लग चुका था। अब हमने क्या किया, 120 रुपए पे बेचने के लिए रख दिया, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, हमने क्या किया, अभी तक सिर्फ बिडिंग की है। बिडिंग मतलब कि मैंने सिर्फ लोगों से भाव मांगा है कि मुझे ये भाव पे ना अपने शेयर्स देने। अगर कोई रेडी है ना लेने के लिए, तो आइए मेरे पास से इन शेयर्स ले जाइए। अब कंप्लीट कब होगा वो, जब कोई 120 पे बायर आएगा, डिमांड आएगी कि उसको लगेगा नहीं ये 120 है ना एक फेयर प्राइस है, फ्यूचर में मतलब आगे जाके इसका और भी वैल्यूएशन बढ़ सकता है। उसका इंटेंशन अगर हुआ, उसका अगर चाह हुई ना, तो ही आपका 120 पे सेल होने वाला है। मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का हो गया यहाँ पे। अब आपने अपने शेयर्स बेच दिए उसको। अब मानिए कोई थर्ड पर्सन ने आया, आपसे शेयर्स खरीदे और वो चला गया। अब उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना, वो उस पर डिपेंड है। क्यों, अब उसका रिस्क रिवॉर्ड हो चुका है। अब उसने सोचे समझे बिना खरीदा होगा ना शेयर, तो वो उसको देखना है। आपका क्या काम था, वो हो चुका है, ठीक है। तो ये जो होता है ना एक्सचेंज, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि एक्सचेंजेस क्या है, वही जगह है जहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं। 2 एक्सचेंजेस है, मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा होता है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। काम दोनों का सेम ही है कि शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करवाना, मतलब इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करना बाय एंड सेल करवाने के लिए। डिफरेंस क्या है, पार्टिसिपेशन का सिर्फ, कि एनएसई एक ऐसी जगह है जहां पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लोग एक्टिवली ज्यादा है। ओल्डेस्ट हमारा बीएसई है, सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बाद में जो आया ना बड़ी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब डायरेक्ट जिसमें आप भाव देख सकते हो, किसी को फोन करने की जरूरत ना पड़े, ऐसी सिस्टम कौन लेके आया था, एनएसई। तो लोगों को ये ज्यादा प्रिफरेबल लगा कि नहीं एनएसई पे करना चाहिए। तो मेन चीज क्या है, इसी की वजह से उस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम हमेशा ज्यादा हुआ रहता है, ठीक है। अब एक्सचेंज तो चलो आप भी बना लो या मैं भी बना लो, लेकिन है क्या, उस पर कोई रेगुलेशन करने वाला होना हमेशा है ना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा बचाना है, सिंपल से। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया तो जिम्मेदारी किस पे आएगी, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, तो उनने किसको अपॉइंट किया है, सेबी को, नॉन गवर्निंग बॉडी। हम लोग ने बताया था जो मार्केट एज एन वॉच डॉग वर्क करती है, कल लोगों को रेगुलेट करती है कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, कुछ इलीगल काम ना हो। तो सेबी क्या है, हम सबके ऊपर आती है मार्केट के अंदर के लोगों को हमेशा वो वॉच करती है, ठीक है। दूसरा प्लेयर जो हम लोग ने पढ़ा कौन सा है, एक्सचेंज, एनएससी एंड बीएससी। चलिए, अब मुझे शेयर्स बाय करने, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं डायरेक्ट जाऊं और शेयर्स बाय कर लूं। हमेशा क्या होता है,
सिंपल एग्जांपल में, अगर आपको कुछ ऑनलाइन खरीदना है तो ऐसा तो है नहीं आपने गूगल पे सर्च किया कि XYZ प्रोडक्ट मुझे चाहिए, मेरे घर पे डिलीवर हो जानी चाहिए, ये तो होगा नहीं। आपके पास क्या होना चाहिए, कोई रिटेल पर्सन। तो रिटेल पर्सन यहाँ पर हमारे लिए कौन बना, हमारा एक्सचेंज। ठीक है, अब एक्सचेंज पे जब ऑनलाइन आपको कुछ खरीदना पड़ता है वो टाइम पे तो डायरेक्टली भी खरीद नहीं पाओगे, क्या होगा, कोई पर्टिकुलर बैंक अकाउंट या कोई जीमेल अकाउंट जो हम यूज करते हैं या कोई भी ऑनलाइन अकाउंट यूज करते हैं उसका प्रेफरेंस हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज होती है। यहाँ पे जो यहाँ पे होते हैं हमारे इंटरमीडिएटरीज, किसके बीच में, एक्सचेंज के बीच में, और हम जैसे क्लाइंट्स, रिटेल या कोई भी पब्लिक के बीच में पार्टिसिपेंट्स होते, उसको कहा जाता है इंटरमीडिएटरीज। नॉर्मल वर्ड्स में उसको कहा जाता है ब्रोकर। ब्रोकर का काम आपको पता ही है, दोनों के बीच में काम कंप्लीट करवाना है और बीच में से कुछ कमीशन चार्ज करना। तो अगर आपको कोई एक्सचेंज पे से कोई शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं तो आपके पास क्या होना ज़रूरी है, एक ब्रोकर का अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसको बोला क्या जाता है, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट ज़रूरी क्यों है, डीमेट अकाउंट का काम क्या है, डीमेट अकाउंट बनता कैसा है, हम आगे के लेक्चर्स में वो भी पढ़ने वाले। लास्ट में जो बच्चे ना हमारा प्लेयर, वो कौन सा बच्चा, क्लाइंट। कि चलिए सेबी भी आ गई, एक्सचेंज भी आ गए, ब्रोकर भी आ गए। अब तीनों तो ऐसे तो है नहीं बैठे रहेंगे, अगर उनको पैसा कमाना है तो चाहिए कौन, लास्ट में क्लाइंट्स चाहिए, जिससे वो करवा क्या सके, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग, टर्नओवर चार्जेस ले सके, ब्रोकरेज चार्जेस ले सके। तो ये है सेकेंडरी मार्केट के कुछ हमारे प्लेयर। तो इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली और डिस्कस कर लेते हैं ना, कि सेबी का मेन काम क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताया, प्रोटेक्शन करना इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का, कि वो लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांध के रखे। एक्सचेंज का काम क्या है, कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना जहां पे आप कर क्या सको, ट्रेडिंग कर सको, मतलब बाई एंड सेल कर सको। ठीक है, फिर बाद में कौन आए, ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स क्या होता है, सपोज कीजिए मैकडोनल्ड्स, आप लोगों को पता है हर कोई बर्गर ये सब खाता ही है। ठीक है, अब मैकडोनल्ड्स है कहाँ की, बाहर यूएस की, लेकिन वो है कहाँ, यहाँ इंडिया तक है। या कोई बड़ी फ्रेंचाइजी फॉरेन की, तो मानो वो है वहाँ पे लेकिन आ गई यहाँ तक, तो किस तरह से, सबली लोगों ने फ्रेंचाइजीज लेके रखी। तो ब्रोकर क्या है, माने कोई बड़ी सिटी में, बॉम्बे में जाके एक ब्रोकर बड़ा एस्टेब्लिश्ड है, अब वो बॉम्बे के ब्रोकर को करना क्या है, अहमदाबाद, दिल्ली, हर एक जगह पे क्लाइंट बेस क्रिएट करवाने, तो वो घर घर तो घूम नहीं पाएगा। तो वो करता क्या है, एक ऑथोराइज्ड पर्सन, मतलब उसके अंडर के पर्सन को अपॉइंट करता है कि ये रहे मेरे ब्रोकरशिप कार्ड की, तेको एक मेंबरशिप मैं देता हूं कि आप जाइए मेरे लिए क्लाइंट्स लेके आइए। तो ये होते हैं ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। सब ब्रोकर्स मतलब ब्रोकर एंड क्लाइंट के बीच के इंटरमीडिएटरी पर्सन्स, जो हमारा बाइंग एंड सेलिंग का काम करवाते हैं। अब बारी है डीमेट अकाउंट की। डीमेट अकाउंट क्या होता है, आप लोगों को एक चीज पता है कि पहले क्या करते थे आप लोग, जब भी आपको है ना पैसा देखना होता था बैंक में, तो क्या करते थे, पासबुक, पता है आप लोगों को, पासबुक जाते थे प्रिंटिंग करवाने के लिए। तो डीमेट अकाउंट्स के पहले क्या होता था, फिजिकल शेयर्स होते थे, मतलब पेपर्स की ना कॉपी हुआ करती थी। अब आपको ये चीज तो पता ही है ना कि पेपर्स की फिजिकल कॉपी मतलब सबसे रिस्की चीज है। क्यों, माने कहीं पे गुम हो गई, फट गई, चूहे खा गए घर में पानी गिर गया, ये सब चीज़ें होने के चांसेस है। तो फिजिकल शेयर्स है ना, गुम जाने के चांसेस बहुत होते थे। तो लोग जब सेबी इनेक्टिव हुई प्रॉपरली, तो उन्होंने क्या किया, एक डिपॉजिटरी एक्ट निकाल दिया। मतलब लोगों को है ना शेयर्स बाय करना है तो लोगों के पास एक डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। किसी को कभी फिजिकल शेयर्स नहीं दिए जाएंगे। क्यों, इन चीज़ों से बचाने के लिए ही डिपॉजिटरीज एक्ट मतलब डीमेट अकाउंट का काम चालू करवाया गया, ताकि डिलीवरीज में भी टाइम ना लगे, लोगों का काम एकदम ईजी हो जाए। अभी भी काम ईजी हो चुका है ना, कि पहले बैंक में जाते थे पासबुक प्रिंटिंग करवाने के लिए, अब क्या करते हो, जो भी बैंक होगी आपकी, डायरेक्ट लॉगिन किया, यूपीआई नंबर डाला, देख लिया बैलेंस, अच्छा ये इतना पैसा है मेरे अकाउंट में। तो सेम डीमेट का भी यही अकाउंट, कि आपने कोई ब्रोकर के थ्रू गए, डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, यहाँ पे देखा ये शेयर बाय किया था, अच्छा ये रहा मेरी होल्डिंग्स के अंदर, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर पड़ा हुआ है। तो डीमेट अकाउंट का काम ही ये होता है कि आपकी सिक्योरिटीज ऑनलाइन है ना सेफ रखता है। अब डीमेट अकाउंट्स बनाते कौन है, दो डिपॉजिटरीज है हमारी, एक NSDL एंड दूसरी है CDSL। ये बॉडीज है जो एक्सचेंज से बनी हुई है, जो एक्सचेंज के यहाँ पर अकाउंट खुलवाने का काम करती है, कि ब्रोकर्स के थ्रू इंटरमीडिएटरी बनके कि आप यहाँ पे अकाउंट खुलवाइए, आपकी सिक्योरिटीज हमारे पास सेफ रहेगी।
तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कर क्या सकते हो, नीचे गया डिस्कशन बॉक्स है, वहां पे कमेंट कीजिए, आपके सवाल हम तक पहुंचाइए। होगा क्या, कब कमेंट करेंगे, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे, उसको भी क्वेश्चन राइज होंगे, उसके दिमाग में भी अलग अलग चीज आएंगी। तो ये डिस्कशन बॉक्स पे अपने कमेंट पोस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ब्रीफ में तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, ट्रेडिंग मेंबर एंड डीमेट अकाउंट किस तरह से क्या होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर।